ओके प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। परीक्षा में 1 वीक का समय बचा है पात्रता में, तो बस मन लगा के पढ़ते जाएँ। और अभी चैनल पे 14-15 सीरीज़ हमने डाली हैं, जिनका सॉल्यूशन डाला है। ठीक है? तो आप चैनल पे साइकोलॉजी अशोक पारिक चैनल पे जाओ, अगर नहीं देखी है तो उनको ज़रूर एक ही रात में, एक ही दिन में देख डालना और बुक में स्मार्ट फैक्ट पढ़ना, ताकि लास्ट में आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए और साइकोलॉजी में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि छोटे-छोटे कुछ टॉपिक्स थे, जो लास्ट के जो टॉपिक बचे हैं, छोटा-सा कल्पना और उसके 2 प्रकार, ग्रेबर के प्रकार, मैकडूगल के प्रकार, बहुत सिंपल सी बात है। तर्क तर्क में बस केवल इतना ध्यान रखना है कि तर्क क्रमबद्ध होता है। रेबर ने बोला है, बस यही बात आएगी। 4 प्रकार तर्क के, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी आज ही दे देंगे। मैं पहले एक थोड़ा-सा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है समस्या समाधान, उसकी चर्चा करता हूँ। थोड़ी-सी एलओज की चर्चा करूँगा कि वक़्त भी इतना ही है और जो चीज़ें परीक्षा में आएँगी, उसी की बात हम करते हैं। ज़्यादा फालतू की बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कल्पना वाली बात आपको जेपी सर करवाएँगे। आप जेपी सर से मिल भी लेना, उनको देखना। और एक छोटा-सा टॉपिक है। लास्ट के 2 या 3 छोटे-छोटे टॉपिक्स बचे हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टॉपिक का नाम है बच्चों समस्या समाधान। समस्या समाधान चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, ये तो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बस 2-3 खास बातें उन्हीं का ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों समस्या समाधान क्या है, तो ध्यान रखना। पहली महत्वपूर्ण बात, समस्या समाधान कैसी प्रक्रिया है, कैसा प्रोसेस है। जवाब है, ये समस्या समाधान कहाँ होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है। इसलिए समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है। जिस तरह से चिंतन एक मानसिक मानसिक प्रक्रिया थी, तो समस्या समाधान भी क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। कैसा व्यवहार है, एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। बहुत सिंपल बात, कोई टेंशन नहीं है ना। संज्ञानात्मक व्यवहार है साहब, गामक व्यवहार थोड़ी है। दूसरी बात, समस्या समाधान कब होता है, जब हमारे सामने किसी लक्ष्य पे हम जाना चाहते हैं, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बैरियर आ गया, कोई बाधा आ गई, तो फिर ये शुरू होता है। जब लक्ष्य प्राप्ति में, जब हम बोलते हैं ना समस्या आ गई यार, मेरे सामने समस्या आ गई, विकट समस्या आ गई, तो वह समस्या क्या आ गई, लक्ष्य पर जाने के लिए हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें बाधा पहुंचा दी। तो ठीक है, जब जब लक्ष्य की प्राप्ति में, जब लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो, जब लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो, तब समस्या समाधान, तब समस्या समाधान व्यवहार की शुरुआत होती है। तब समस्या समाधान व्यवहार शुरू होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका संबंध, चूंकि संज्ञानात्मक व्यवहार है, इसलिए इसका संबंध तीनों से, कल्पना, चिंतन एवं तर्क से है। इसका संबंध कल्पना, चिंतन एवं तर्क से है। तो 3 बातें याद रखेंगे। समस्या समाधान क्या है, एक संज्ञानात्मक व्यवहार है, इसका संबंध कल्पना, चिंतन, तर्क से है, और समस्या समाधान व्यवहार की शुरुआत होगी तब, जब कोई बाधा आ जाएगी, कोई रुकावट आ जाएगी, जो हमें लक्ष्य से दूर करने की कोशिश कर रही है या लक्ष्य पर पहुंचने से रोकती है। सिंपल। बैरोन साहब का एक स्टेटमेंट लिख लो। बैरोन, बैरन भी बोलते हैं, बैरोन भी बोलते हैं, हमारे ये गुरु है, हम आपको बता सकते हैं, आप जानते हैं क्या बोलते हैं। बैरन, बैरन कहते हैं, समस्या समाधान में, समस्या समाधान में, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने। आपको याद है, हमने चिंतन में आपको एक बात बताई थी कि साहब चिंतन में भी ट्रायल एंड एरर होता है, बताई थी ना। तो ये रिस्पॉन्सेज, ये अनुक्रियाएं कौन सी हैं, ये मेंटल रिस्पॉन्सेज हैं। ध्यान दें, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने अथवा उनमें से, वो जो अनुक्रियाएं हैं उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है।
बैरन साहब की बहुत अच्छी परिभाषा है कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने अथवा या तथा उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित है, शामिल होता है, सम्मिलित है, जो वांछित लक्ष्यों वांछित लक्ष्य होते हैं डिजायरेबल गोल्स। हम क्या चाहते हैं, तभी तो समस्या समाधान कर रहे हैं। वांछित लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो फिर कुछ बाधा आ गई तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत सी अनुक्रियाएं करते हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए। और जो फालतू की अनुक्रियाएं हैं उनसे बाधाएं दूर नहीं होती, इसलिए उनमें सफल अनुक्रियाओं को चुनते हैं। तो ट्रायल एंड एरर की बात लागू होती है। तो समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने अथवा उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित है, जो वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। या इसको यूं कहें, जैसा कि अपनी बुक में लिखा हुआ है, क्या कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने व उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित है, ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो बात तो एक ही है, ये बैरन साहब का स्टेटमेंट है। तीसरी बात, और वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके लिखिए, समस्या समाधान के कुछ पहलू हैं, कुछ तरीके हैं या कुछ स्टेप्स हैं। मेटलिन साहब का नाम याद रखना है, तो मेटलिन नाम लिखना है, मेटलिन क्या नाम है इनका, मेटलिन, ये नाम जरूर याद रखना। मेटलिन ने समस्या समाधान के 3 पहलू, 3 स्टेप, 3 चरण बताए हैं। मेटलिन ने समस्या समाधान के 3 पहलू या चरण बताए हैं। मेटलिन ने समस्या समाधान के कितने पहलू बताए, 3। कितने चरण बताए, 3। और ये क्या है दरअसल, तो 3 शब्द याद रखना, एक है ओरिजिनल स्टेट, एक है रूल्स और एक है गोल स्टेट। बहुत सिंपल। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, समस्या आरंभ होती है, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल स्टेट। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल स्टेट। आरंभिक अवस्था हुई, समस्या सामने है, फिर हम उस समस्या को दूर करने के लिए कोशिशें करते हैं, तो वो जो प्रोसीजर अपनाते हैं उसको उन्होंने नाम दिया रूल्स। और फिर जब समस्या का समाधान हो जाता है, तो फिर हम जिस स्टेट में आते हैं उसको उन्होंने बोला गोल स्टेट। हिंदी में 3 नाम है, पहला है मौलिक अवस्था, और जब लक्ष्य पूरा हो जाए, मिल जाए, तो उसको बोलते हैं लक्ष्य अवस्था, और बीच में जो करें उसको बोलते हैं नियम। तो 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला मौलिक अवस्था, ध्यान रखना, ये मौलिक अवस्था, इंग्लिश में ओरिजिनल स्टेट, दूसरी बात है, और तीसरी बात है लक्ष्य अवस्था। ध्यान देना, मैं पहले तीसरी लिख रहा हूं, लक्ष्य अवस्था, इसको बोलते हैं गोल स्टेट। स्टेट मतलब स्थिति। तो यहां तो समस्या शुरू होती है, समस्या सामने आती है तब यह मामला शुरू होता है, और यहां समस्या खत्म हो जाती है। बीच में जो भी प्रोसीजर होता है उसको उन्होंने बोला नियम। क्या बोला, नियम या रूल्स। तो ये 3 बातें याद रखनी है। क्या है खास बात, मौलिक अवस्था कौन सी होती है, जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है, तो ये है समस्या के उत्पन्न होने पर आरंभिक अवस्था, यानी मैंने इसको अवस्था लिखा, ओके। समस्या के उत्पन्न होने पर आरंभिक अवस्था, यानी समस्या सामने है तो वो आरंभिक अवस्था क्या कहलाएगी, मौलिक अवस्था। ठीक है ना, मौलिक अवस्था कहलाती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समय इतना ही अपने पास। दूसरी बात, लक्ष्य अवस्था क्या है, समस्या के समाधान समस्या के समाधान अथवा
निष्कर्ष अथवा निष्कर्ष प्राप्त होने, समाधान प्राप्त होने या निष्कर्ष प्राप्त होने, वो ट्रबल दूर हो गया होने के बाद की स्थिति, बाद की स्थिति या बाद की अवस्था। ठीक है। और नियम क्या है, तो याद रखना मौलिक अवस्था और लक्ष्य अवस्था के बीच की कार्यविधि। तो नियम क्या है, मौलिक अवस्था, ओरिजिनल स्टेट मौलिक अवस्था क्या थी, जब सामने समस्या मुंह बाई खड़ी थी, तथा समाधान हो गया, उसको क्या बोलेंगे, लक्ष्य अवस्था। तो क्या था ये, रूल्स क्या है, नियम क्या है, मौलिक अवस्था तथा लक्ष्य अवस्था के मध्य के बीच की क्रियाविधि, प्रोसीजर या बीच की क्रियाएं, क्या बोला इनको मेटलिन ने, रूल्स बोला। तो बहुत सिंपल है बच्चों, 3 बातें याद रहेंगी आपको। ठीक है। नाम है इनका मेटलिन। इन्होंने समस्या समाधान के 3 चरण, 3 स्टेप, 3 पहलू बताए हैं, 3 एस्पेक्ट बताए हैं। एक है ओरिजिनल स्टेट और एक है गोल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट जब समस्या सामने है वो, और गोल स्टेट जब समाधान हो गया वो। बीच में जो भी करते हैं वो रूल्स हैं, सिंपल। तो मौलिक अवस्था याद रखना, समस्या सामने है उसको बोलते हैं, और लक्ष्य अवस्था पूरी हो गई उसको बोलते हैं, और नियम बीच वाले प्रोसीजर को। एक और बात, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और वो है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है समस्या समाधान की विधियां, मेथड्स क्या है, समस्या समाधान की विधियां या मेथड्स, समस्या समाधान की विधियां या मेथड्स। तो ध्यान देना, समस्या समाधान की मुख्यतः 2 विधि है, मैं आपको बता दूं। एक तो है गणित वाली विधि जिसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक है अनुमान लगाने वाली विधि, थंब्स रूल वाली विधि, जिसमें सीधे ही आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो कौन सी बेहतर होती है, हम ये नहीं कह सकते साहब, कहीं पे कोई बेहतर, कहीं पे कोई बेहतर। तो मेनली 2 विधियां हैं। समस्या समाधान की विधियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। इन विधियों को 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहली है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं गणितीय विधि, या फिर इसका दूसरा नाम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में पूछा जाता है, वो है लोगरिथम। सुना आपने, लोगरिथम विधि या लोगरिदम विधि। एल्गोरिदम, सॉरी, लोगरिदम की जगह एल्गोरिदम लिख दो। लोगरिदम स्पेसिफिक नाम एल्गोरिदम है, ठीक है, तो लोगरिदम के बजाय एल्गोरिदम ज्यादा बेहतर है। गणितीय विधि या एल्गोरिथम या एल्गोरिदम विधि। ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश में बोलते हैं एल्गोरिदम, एल्गो RITHM, एल्गोरिदम मेथड। ठीक है। तो ये क्या होती है, ध्यान देना, इसमें स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, बस 2 ही बातें याद रखनी है, लोगरिदम और ह्यूरिस्टिक में क्या फर्क है। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हुए समस्या के समाधान तक पहुंचा जाता है, समस्या के समाधान तक पहुंचा जाता है, यह एल्गोरिदम, पहुंचा जाता है, मतलब कुछ छोड़ते नहीं है। कई बार रैंडम को इसके साथ हम शामिल करते हैं, तो कुछ छोड़ के चले गए तो वो रैंडम यादृच्छिक हो गया। ठीक है। और रैंडम में भी फिर क्रम से और बिना क्रम से होता है। आपको इतना ध्यान रखना कि एल्गोरिदम का ही दूसरा नाम गणितीय विधि है, मैथमेटिकल मेथड है। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें हम किसी चीज को छोड़ते नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब हम किसी चीज को छोड़ते नहीं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो बोलिए क्या सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन तो उसमें छुपा है। जवाब है यस। तो समाधान की गारंटी होती है इसमें। लेकिन इसकी कमी क्या है, जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करके चलेंगे, तो समय बहुत ज्यादा लगता है। तो यही बस 3 बातें इसकी खास है। इसमें
समाधान की गारंटी होती है। समाधान, सॉल्यूशन, इसमें समाधान की गारंटी है। इसमें समाधान की गारंटी होती है। और तीसरी बात जो इसकी कमी भी बताते हैं वो है इसमें वक्त ज्यादा लगता है, इसमें समय अधिक लगता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें समय अधिक लगता है। तो खास बात बच्चों, और बहुत खास बात क्या हुई कि पहली विधि है एल्गोरिथम विधि या फिर गणितीय विधि। क्योंकि इसका नाम ही गणितीय विधि है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा लेकिन समाधान की गारंटी होगी। ठीक है। और दूसरी विधि है स्वतः शोध विधि। इसको बोलते हैं हिंदी में स्वतः शोध विधि। लेकिन जो नाम इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंग्लिश वाला है एल्गोरिदम की तरह, और वो है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक वहां नील आर्मस्ट्रांग नहीं, वहां आर्मस्ट्रांग का मेथड्स में ह्यूरिस्टिक विधि दी है, ठीक है ना। पर यहां हम केवल ह्यूरिस्टिक विधि लिखेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि, और इंग्लिश में बात कर दे ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड, एक मिनट स्टॉप हो जैसे कि बीच में। ओके गुड। ह्यूरिस्टिक मेथड। हेलो हेलो, दोबारा हो तो बात कर लेना, है ना। चलिए, दूसरी स्वतः शोध विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको बोलेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। इसकी क्या खास बात है बच्चों? तो इसमें खास बात है कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। ठीक है, कम समय में समाधान मिलता है, हालांकि समाधान की गारंटी नहीं होती। तो इसमें तुरंत समाधान मिलता है, तुरंत समाधान मिलता है, किंतु किंतु समाधान की गारंटी नहीं होती। किंतु समाधान की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं होती। तुरंत समाधान तो मिलता है, अगर मिल गया तो तुरंत मिल गया, नहीं मिला तो गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं होती। ठीक है। जब समाधान की गारंटी नहीं होती तो इसमें समय बोलिए, माफ करें, जब तुरंत समाधान मिलता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते, तो समय बोलिए इसमें कम लगता है कि ज्यादा? जवाब है कम। तो इसमें दूसरी बात क्या रही कि इसमें समय कम लगता है, समय कम लगता है, इसमें समय कम लगता है। ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते, इसलिए तुरंत समाधान मिल सकता है अगर मिला तो, लेकिन नहीं मिला तो गारंटी नहीं है। समय भी कम लगता है, क्योंकि क्यों कम लगता है? क्योंकि केवल केवल रिलेवेंट, संगत, मतलब लगता है कि ये काम का है, उसी पे जाते हैं। केवल संगत संगत या रिलेवेंट ऑप्शंस, संगत विकल्पों, केवल संगत विकल्पों पर ही फोकस किया जाता है। सारी चीजों को नहीं देखते, केवल लगता है कि इससे कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, उसी पे फोकस करते हैं, पर ही फोकस किया जाता है। ये अच्छी बात है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट करके लिखना है यहां पे। वो क्या है? वो है, एक नाम याद रखना, रिटमैन। इंपॉर्टेंट, रिटमैन। रिटमैन एक नाम याद रखना, रिटमैन। रिटमैन ने इसे रिटमैन ने इसे लघु नियम, रिटमैन ने इसे लघु नियम, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्टकट नाम दिया। रिटमैन ने इसको क्या नाम दिया? ये तो शॉर्टकट मेथड है साहब। तो याद रखना, शॉर्टकट मेथड एल्गोरिथम है या फिर ह्यूरिस्टिक, तो आप बोलेंगे ह्यूरिस्टिक। और एक और बात, और वो ये, इनका नाम है रिटमैन। नाम याद रखना, रिटमैन। क्या बोला इन्होंने? शॉर्टकट। शॉर्टकट किसको बोला? ह्यूरिस्टिक को। और एक और बात, और वो क्या है? वो है थम्स रूल। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। समस्या समाधान
कि दो विधियां पढ़ रहे हैं हम, पहली गणित वाली जिसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और दूसरी ह्यूरिस्टिक जिसमें केवल रिलेवेंट ऑप्शंस की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, अनुमान लगाते हैं, इसलिए उसको रूल ऑफ थम्स भी बोलते हैं। तो इसे इसे मतलब ह्यूरिस्टिक को, इसे रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब भी कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या वो एग्जांपल है? देखो, मान लो आपको हम एक प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है ना, और प्रॉब्लम देते हैं लिपाप, LEPAP, लिपाप, एक वर्ड दिया और आपको ये कहा कि आपको इससे कोई सार्थक शब्द बनाना है। तो देखो, गणितीय विधि में तो क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले एल के बाद ई लेंगे, फिर ये ए लेंगे, फिर डबल पी लेंगे, देखेंगे LEAPP, इससे कुछ बना कि नहीं बना, फिर अगला लेंगे, फिर LE के साथ पहले ए ले लेंगे या फिर पहले पी ले लेंगे, फिर ई से कितने संयोग बन सकते हैं, फिर पी से स्टार्ट करके कितने शब्द बन सकते हैं। तो एक एक करके ऐसा करेंगे तो बोलिए अल्टीमेटली कोई समाधान मिलेगा, जो आंसर इसमें छुपा वो मिलेगा, मिलेगा। पर टाइम कितना लगेगा? बहुत लगेगा। और ये तो छोटा सा लेटर है, छोटा सा एक एनाग्राम है। मान लो कोई बहुत बड़ा शब्द दे दिया तो फिर उसमें पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे, लेकिन समाधान की क्या होगी? गारंटी होगी। समाधान की तो गारंटी है, पर टाइम कितना लगता है? अधिक लगता है, क्योंकि इसमें कैसे चलते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और ह्यूरिस्टिक में क्या होगा? शॉर्टकट में क्या होगा? रूल्स ऑफ थंब में क्या होगा? देखेंगे यार, क्या लग रहा है? तो ऐसा करें, लीपो, या फिर एक एक नजर देखेंगे, एपाल, अरे एप्पल। तो फिर हम बनाएंगे APPLE, एप्पल। एप्पल माने सेब। बोलिए हुआ, ए ले लिया, डबल पी ले लिया, एल ले लिया और ई ले लिया, एप्पल यानी सेब। तो एक झटके में समाधान मिला कि नहीं मिला? इसलिए ये ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसमें समय की बचत होती है, तुरंत समाधान होता है, और बुद्धिमान लोग इसी को काम में लेते हैं। वो तो रटने वाला खेल है ऊपर वाला तो, लेकिन इसकी कमी, इसमें समाधान की गारंटी नहीं है। इसमें गारंटी है बहुत वक्त लगता है, और वक्त किसके पास है ना? जैसे कोई वही है ना, साइकोलॉजी में एग्जाम्पल है कि एक आदमी अचानक हार्ट अटैक आ गया उसको, तो आप पहले गणितीय मेथड तो ये बोलेगा कि पहले चेक करो उसको कहाँ है, अंगूठा चेक करो, फिर ये चेक करो, फिर ये, तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा। और ह्यूरिस्टिक ये कहता है कि अच्छा, हो सकता है हार्ट अटैक हो, जल्दी से पंप करो, हो सकता है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम से ठीक हो जाए। तो ये है दोनों विधि, याद रहेगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसकी भी कुछ और उप विधियां हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लिखो नोट, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक विधि की निम्न उपविधियां हैं, उपविधियां हैं, और ये भी, ये तीन हैं, निम्न उपविधियां हैं, और ये हैं तीन। कौन कौन सी हैं? गड़बड़ होगी। ओके, चलिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ह्यूरिस्टिक दो विधियां थी, अर्थमेटिक और आपकी एल्गोरिदम, और दूसरी थी ह्यूरिस्टिक स्वतः शोध। तो ह्यूरिस्टिक विधि की भी तीन उप विधियां हैं, ठीक है ना? वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दो, तीन उप विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीन उप विधियां मैं आपको बताता हूं। पहली विधि मीन्स एंड्स एनालिसिस, आपने सुना होगा। तीन विधियां बता दूं, एक मीन्स एंड्स एनालिसिस, मीन्स एंड्स एनालिसिस है, एक बैकवर्ड है, बैकवर्ड मेथड, और एक है प्लानिंग मेथड। तो सबसे पहले मीन्स एंड्स एनालिसिस क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं?
मीन्स एंड्स एनालिसिस, तो इसको हिंदी में बोलेंगे साधन साध्य, यस, साधन साध्य विश्लेषण। साधन साध्य विश्लेषण ये पहली विधि है, लेकिन इंग्लिश वाला शब्द भी आपको जरूर ध्यान रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं मीन्स एंड्स एनालिसिस मेथड, साधन साध्य विश्लेषण, ठीक है। दूसरी बैकवर्ड पश्चगामी अन्वेषण, या साधन साध्य अन्वेषण भी बोल सकते हैं, पश्चगामी अन्वेषण, पश्चगामी विश्लेषण भी कह सकते हैं। और तीसरी है योजना। तो साधन साध्य विश्लेषण या मीन्स एंड एनालिसिस में क्या होता है, इसकी क्या खास बात है, दो तीन। पहली खास बात है कि इसमें इसमें समस्या को इसमें समस्या को छोटी छोटी इसमें समस्या को छोटी छोटी उप समस्याओं में, गोल्स को छोटे छोटे सब गोल्स में बांट लेंगे, तो छोटी छोटी उप समस्याओं में, छोटी छोटी उप समस्याओं में छोटी छोटी उप समस्याओं में बांटकर समाधान तक, छोटी छोटी उप समस्याओं में बांटकर समाधान तक पहुंचा जाता है। खास बात बच्चों। समस्या को छोटी छोटी उप समस्याओं में बांटकर समाधान तक पहुंचा जाता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? तो दूसरी बात, तो पहली महत्वपूर्ण बात, समस्या को छोटी छोटी उप समस्याओं में बांटकर समाधान तक पहुंचा जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लक्ष्य अवस्था कौन सी थी, गोल, समाधान मिलने के बाद, तथा मौलिक अवस्था, इसमें लक्ष्य अवस्था तथा गोल स्टेट तथा मौलिक अवस्था ओरिजिनल स्टेट, यानी समाधान से के बाद में और समाधान से पहले जो था ना बीच में रूल्स, उसको कम किया जाता है। इसमें लक्ष्य अवस्था तथा मौलिक अवस्था के मध्य मौलिक अवस्था के मध्य अंतर को कम किया जाता है, अंतर को कम किया जाता है। बात समझ में आ गई? इसमें लक्ष्य अवस्था और मौलिक अवस्था के मध्य अंतर को क्या करते हैं, कम करते हैं, कम किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, मौलिक अवस्था और लक्ष्य अवस्था के बीच में अंतर को कम करते हैं छोटी छोटी उप समस्याओं में बांट के। उप समस्या का समाधान करेंगे तो फिर लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि चेस खेली आपने, चेस में लक्ष्य क्या है आपका, शतरंज में लक्ष्य क्या है, सामने वाले के राजा को मारना या वजीर को मारना, यही तो लक्ष्य था, था कि नहीं था? एक सेकंड, सॉरी बच्चों, डिस्टर्ब हो रहे हैं आगे ना। तो क्या था, हाँ, लक्ष्य अवस्था और मौलिक अवस्था के बीच के अंतर को कम करते हैं। जैसे शतरंज में आपका लक्ष्य है वजीर को मारना और उसके बादशाह को मारना। अब बादशाह को आगे वजीर है, इधर घोड़े हैं, हाथी है, सब कुछ है, केमल भी है, तिरछा चलने वाला ऊंट भी है ना, शतरंज खेलिए कभी। तो हम डायरेक्ट उसको थोड़ी मार सकते, आगे पैदल सैनिक खड़े हैं, तो पहले लक्ष्य तय करते हैं, इधर पहले इधर से इन दो पैदल सैनिकों को उड़ाएंगे, ठीक है ना,
फिर इधर हम एक वो लालच देंगे इनको, हमारे पैदल सैनिक को आगे ले जाएंगे, तो फिर इधर वाले पैदल पैदल सैनिक आगे, फिर घोड़े को हटाएंगे, घोड़ा भागेगा, फिर छोटे छोटे गोल तय करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका शतरंज का खेल, शतरंज की बाजी, ठीक है। गणित व कंप्यूटर की समस्याएं, मैथ्स में भी ऐसे करते हैं, बड़े बड़े सवाल हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सॉल्व करते हैं। तो गणित व कंप्यूटर की समस्याएं, ध्यान रखना ये ह्यूरिस्टिक के भाग हैं, स्टेप बाय स्टेप करना ये नहीं है, ये तो वहां भी आप अपनी अंतर्दृष्टि लगाएंगे, ठीक है ना, और गेस करेंगे, रिलेवेंट चीजों को लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में और गणित में, लेकिन उप समस्याओं में बांटेंगे, ये खास बात है, ठीक है। तो शतरंज का खेल, गणित व कंप्यूटर की समस्याएं इसके एग्जाम्पल है, ये क्या है, इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स, उदाहरण, बात समझ में आ गई? ओके, तो 3 बातें याद रखेंगे। साधन साध्य विश्लेषण में क्या करते हैं, छोटी छोटी उप समस्याओं में बांटते हैं, उप समस्याओं को सुलझाते सुलझाते लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें लक्ष्य अवस्था और मौलिक अवस्था के बीच में गैप कम हो जाता है, दोनों करीब आ जाती हैं, इसका मतलब जल्दी हो जाता है, जल्दी होना ही तो ह्यूरिस्टिक है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल शतरंज का खेल हो, या गणित की समस्याएं हो, या कंप्यूटर की समस्याएं हो, या और कोई ऐसी बात। चलिए साहब, 2 नंबर हम पढ़ रहे हैं ह्यूरिस्टिक की 3 विधियां, जिसमें पहली विधि हमने पढ़ी साधन साध्य विश्लेषण, दूसरी विधि बैकवर्ड मेथड। तो क्या बोलेंगे बैकवर्ड मेथड को, पश्चगामी अन्वेषण, पश्चगामी अन्वेषण, पश्चगामी अन्वेषण, ध्यान रखना इंग्लिश में बोलते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड मेथड, या बैकवर्ड रिसर्च कह सकते हैं, क्योंकि स्वतः शोध, ऑटो रिसर्च भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना ऑटो रिसर्च, बैकवर्ड मेथड कह सकते हैं, बैकवर्ड रिसर्च कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बात और बहुत खास बात, इसमें बैकवर्ड नाम है, तो इसमें लक्ष्य अवस्था से, इसमें लक्ष्य अवस्था कौन सी थी, गोल स्टेट कौन सी थी, जब समाधान मिल गया, तो समाधान से फिर इधर बढ़ते हैं, समाधान से समस्या की ओर बढ़ते हैं। इसमें लक्ष्य अवस्था से मौलिक अवस्था, उल्टा चलते हैं ना, इसलिए तो बैकवर्ड है। इसमें लक्ष्य अवस्था से मौलिक अवस्था, यानी अर्थात समाधान से समस्या की ओर बढ़ते हैं। आप बोलेंगे साहब समाधान तो मिल ही गया, फिर जरूरत क्या है, पर समाधान हमको लगता है कि ये हो सकता है, मिला नहीं है, इसे वेरीफाई करेंगे, उसको अंदाज लगाएंगे। और इसका बेहतरीन एग्जांपल आप देखते हो ना, जब कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो आप ऑप्शंस में जाते हो, ऑप्शन से आप आने की कोशिश करते हो, आंसर तक करते हो ना, वो ये कमाल की चीज। तो अर्थात समाधान से समस्या की ओर, समस्या की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है, खास बात क्या है, वो खास बात यह तब उपयोगी है, यह तब उपयोगी है, तब यूजफुल है, यह रिसर्च, यह शोध, यह विधि तब उपयोगी है जब लक्ष्य अवस्था में, जब लक्ष्य अवस्था में मौलिक अवस्था की तुलना में, जब लक्ष्य अवस्था में मौलिक अवस्था की तुलना में, लक्ष्य अवस्था में मौलिक अवस्था की तुलना, देखो पता नहीं क्या जाए रेट में, है ना, इतना डिटेल आपका सिलेबस है, इसलिए हम ये भी कुछ छोड़ते नहीं है ना, ताकि आपको फायदा मिल जाए, पर पता नहीं कौन सी बात आ जाए परीक्षा में, पर पढ़ना तो पड़ता ही है। अब बोलेंगे साहब हमने इतना पढ़ा और आई तो वो साधारण चीजें हैं, कोई बात नहीं, ये नॉलेज आपके आगे बहुत काम आएगा। और मान लो वो चीजें आ गई जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, केवल आपने पढ़ी है, तो आपको मजा भी आ जाएगा, और ऐसा होता ही है। जब लक्ष्य अवस्था में मौलिक अवस्था की तुलना में अधिक सूचनाएं हो, मौलिक अवस्था की तुलना में क्या हो, अधिक सूचनाएं हो, बात समझ में आ गई बच्चों, सूचनाएं हो। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर नहीं आता है तो ऑप्शन से प्रश्न पे आए, वो भी इसका एग्जाम्पल है। पर इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है भूल भुलैया, भूल भुलैया, ह्यूमन मेज, ह्यूमन मेज, भूल भुलैया देखते हैं ना, कई बार हम
जैसे आपने वो सिंपल एक पेपर वाली जिग्सा पहेली को सुलझाया, खरगोश इधर है और आड़ी तिरछी पता नहीं कितनी रेखाएं हैं, सामने उधर उसकी झोपड़ी है, तो झोपड़ी तक पहुंचाओ। ऐसे पहुंचाते हैं तो फिर आगे रुक जाता है, आगे रुक जाता है, टाइम लगता है ना। तो आप झोपड़ी से चलते हैं, इधर से चले यार, रास्ता मिल जाता है, तो उल्टा चलते हैं। ये बैकवर्ड मेथड है, बैकवर्ड रिसर्च है, ये ह्यूरिस्टिक का एक भाग है। तीसरी विधि, और तीसरी विधि है बच्चों, पहली विधि थी साधन साध्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस, जिसमें उप समस्याओं में बांटते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कम करते हैं। और दूसरी थी पश्चगामी अन्वेषण, बैकवर्ड, जिसमें लक्ष्य अवस्था से मौलिक अवस्था की ओर उल्टा चलते हैं, जैसे कि भूल भुलैया। और तीसरी तीसरी है योजना विधि। योजना विधि जिसको बोलेंगे प्लानिंग मेथड, ये ह्यूरिस्टिक के भाग है। प्लानिंग मेथड, प्लानिंग मेथड। तो योजना विधि क्या है बच्चों? इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें समस्या के दो भाग करते हैं। इसमें समस्या के दो भाग करते हैं और दो पहलुओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इसमें समस्या के दो भाग करते हैं। पहला, समस्या के साधारण पहलू, साधारण पहलू, और दूसरा समस्या के जटिल पहलू। साधारण पहलू, साधारण भाग, और जटिल पहलू, जटिल भाग। ठीक है, सिंपल या कॉमन एस्पेक्ट और कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना क्या होता है फिर इसमें। पहले साधारण पहलू, पहले क्योंकि अलग अलग कर लिया ना, तो फिर साधारण पहलू तो हमको आता ही है पहले से, साधारण इसलिए वो आता ही है, तो दोनों मिक्स होंगे तो सब में टाइम लगेगा। तो साधारण पहलू तो हमको आता ही है, तो उसको कर लिया। फिर केवल उस समस्या से संबंधित, स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम से संबंधित ही हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मामला जल्दी से निपट जाएगा। तो इसमें पहले साधारण पहलू का समाधान करते हैं, समाधान करते हैं, बाद में जटिल समस्या से निपटते हैं, बाद में जटिल, हाँ समस्या से निपटते हैं। बाद में जटिल समस्या से निपटते हैं। इस पे कर लें। आ रही है क्या बस? ठीक है, तो पहले साधारण पहलू का समाधान करते हैं और बाद में जटिल समस्या से निपटते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लो आप, जैसे एग्जांपल है सादृश्यता। आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सादृश्यता शब्द से, टर्म से वाकिफ हो चुके होंगे हमारे साथ रह के। एनालॉजी याद है ना, थॉर्नडाइक के गौण नियम में हमने आपको बताया था कि पहले किसी परिस्थिति में हम कोई चीज कर चुके हैं, तो बाद में उससे मिलती जुलती परिस्थिति आती है तो हम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कि वो है। आसान आ गई। तो पहले से हमने कोई समस्या का, पहले जीवन में पता नहीं कितनी समस्याएं आती है, तो पहले कोई समस्या आई तो हमने ये किया था, ऐसा समाधान हुआ था। अब बाद में नई समस्या कोई है, तो हम पहले पुराने वाली जो चीजें हमने पहले उस समस्या में जो हमारे लिए हेल्पफुल रही थी उनको तो करेंगे। अरे हाँ यार, उस समय समस्या आई थी तो हमने ये किया था, तो वो किया तो आधा काम तो हो गया। फिर ये पर्टिकुलर समस्या इस बार अलग है, तो उसकी बातें रहेंगी। इसका मतलब ऐसी कोई समस्या है नहीं जिसमें हम दो भाग कर नहीं सकते। ये साधारण पहलू सभी समस्याओं में लागू होते हैं, तो हम चेक करते हैं ना, ओके ये सोल्व हो गया। फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम और है इसमें, उसको कर लेते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण विधियां हैं, उप विधियां हैं किसकी? ह्यूरिस्टिक की। तीनों याद रखनी है। पहली मीन्स एंड्स एनालिसिस या मीन्स एंड्स रिसर्च कह सकते हैं,
दूसरी बैकवर्ड मेथड और तीसरी प्लानिंग मेथड। बैकवर्ड मेथड में क्या करते हैं, बैकवर्ड मेथड में उल्टा चलते हैं लक्ष्य से मौलिक अवस्था। और इसमें क्या करते हैं, समस्या के दो भाग करते हैं। पहले साधारण जो भाग है पहले उससे निपटते हैं, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी किया था तो सॉल्यूशन मिल गया था, पहले किया था, उसको बोलते हैं एनालॉजी, उसको बोलते हैं सादृश्यता। बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और, अब समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले तत्व, समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले तत्व, तो इस पे कोई प्रश्न आ सकता है। यानी बहुत सी चीजें प्रभावित करती है समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक है कार्यात्मक अटलता, कार्यात्मक अटलता, फंक्शनल फिक्स्डनेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कार्यात्मक अटलता, फंक्शनल फिक्स्डनेस। हमने बुक में भी पूरा दे रखा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मेंटल सेट, मानसिक वृत्ति, मानसिक वृत्ति, मेंटल सेट। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना कि कुछ ऐसे तत्व प्रभावित करने वाले तत्व तो सारे हैं, पर कुछ ऐसे जो बाधक होते हैं हर बार। जैसे कार्यात्मक अटलता और मेंटल सेट लगभग समस्या समाधान में बाधक होते ही होते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं, यानी पहले हमने ऐसा किया तो हमारा दिमाग वैसा ही बन गया, हम कोई समस्या आई तो हम वैसा ही सोचेंगे, उससे हटके सोचेंगे नहीं, क्योंकि अब तक हमने यही किया है। इसको बोलते हैं हम फिक्स हो गए उस बात पे, फंक्शनल फिक्सनेस हो गई, हम अटल हो गए उस बात पे, उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि आज तक हम ऐसे करते आए हैं। तो ये बाधक होती है। मेंटल सेट भी ये होता है, किसी भी चीज के बारे में हम पहले से मानसिक, हमारी वृत्ति ऐसी बन गई तो हम उस लकीर के फकीर हो गए। इन दोनों में लकीर के फकीर होते हैं, इसलिए बाधक होती है, ठीक है। तीसरा फैक्टर हो सकता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। तो बोलिए प्रशिक्षण से समस्या समाधान में हेल्प मिलती है या बाधा मिलती है? जवाब है हेल्प मिलती है ना। तो साइकोलॉजी के बहुत से प्रयोग हैं, उनको हम नहीं करेंगे अभी। तो ट्रेनिंग देते हैं कोई चीज, एक तो आप वैसे समस्या समाधान करते हो, एक कुछ चीजों की ट्रेनिंग मिली उसके बाद करते हो तो बाद में बेहतर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी बहुत से कारण है। एंजाइटी, दुश्चिंता, जब भी कोई समस्या आए आप चिंता में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो। बोलिए वो समस्या को सुलझाने में ठीक रहेगा? नहीं, वो तो काम और बिगाड़ देगी। इसलिए दुश्चिंता समस्या समाधान में बाधक है। कार्यात्मक अटलता बाधक है, मेंटल सेट बाधक है, प्रशिक्षण हेल्पफुल है, ठीक है। इसी तरह से स्पान ऑफ अटेंशन, अवधान विस्तार, अवधान विस्तार, ध्यान देना। अवधान विस्तार का मतलब भी वही है, हम एक केवल उस समस्या पे फोकस कर रहे हैं, उसके इधर उधर नहीं अगर फैलाएंगे अपने ध्यान को तो हो सकता है हम उसमें उलझ के रह जाएं, और हम एक समग्र दृष्टिकोण अपना लें तो बेहतर समाधान हो सकता है, ठीक है। तो स्पान ऑफ अटेंशन, स्पान ऑफ अटेंशन ये ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान रखना स्पान ऑफ अटेंशन। इसी तरह से एक अंतर्दृष्टि। देखो अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में बाधक है कि सहायक है? जवाब है सहायक है। इनसाइटफुलनेस, ये भी आया परीक्षा में, इनसाइटफुलनेस, ये सहायक है। समाधान अचानक मिल गया, नहीं मिला, माथापच्ची हो गई। याद है वो 4 चरण, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। समाधान नहीं मिला तो चल छोड़, हटा, जाने दे, सो गए या नहाने चले गए या चाय पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं या घूमने चले गए, तो अचानक समाधान मिलता है, क्योंकि अचेतन में वो थॉट प्रोसेस जारी रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनक्यूबेशन एंड इल्यूमिनेशन। तो ये भी हो सकता है। तो उद्भवन, उद्भवन एवं प्रभासन, हिंदी में बहुत से नाम है, मैं ये करवा चुका हूं आपको क्रिएटिविटी वाले में, ठीक है ना। इनक्यूबेशन एंड इल्यूमिनेशन, ये बाधक है या फिर हेल्पफुल है? जवाब है हेल्पफुल है, इल्यूमिनेशन। और ऐसे ही मानस मंथन, मानस मंथन, मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम है। तो मानस मंथन समस्या, क्योंकि समस्या समाधान में भी क्रिएटिव थिंकिंग है, तभी होगा ना जब हम आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ऐसी चीजें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, रटना नहीं है मोटे तौर पे, कि ये समस्या को, समाधान को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, ठीक है। कुछ हेल्पफुल है, कुछ बाधा करते हैं। तो कार्यात्मक अटलता मोटे तौर पे यही समझना आपको, ये बाधक है क्यों, और मानसिक वृत्ति दोनों बाधक है, क्योंकि पहले से सेट प्रोसेस है, उसके बाहर जाते ही नहीं हम, ठीक है। पर ट्रेनिंग हेल्पफुल है, ये बाधक है, ये हेल्पफुल है, ये हेल्पफुल है। ऐसा प्रश्न आ चुका है कि कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? कार्यात्मक अटलता, मानसिक वृत्ति, अंतर्दृष्टि और दुश्चिंता। तो जवाब आ जाएगा अंतर्दृष्टि, क्योंकि ये हेल्पफुल है। ओके, अब आखिरी बात बच्चों,
ये टॉपिक अपना पूरा हो गया। इसमें से जो मैंने बताया उसमें से प्रश्न आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो किस तरह से मेंटल सेट और फिक्स्डनेस बाधक हो सकती है, फंक्शनल फिक्स्डनेस बाधक हो सकती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मेरा नहीं है। यहाँ ये 9 डॉट्स हैं। कितने डॉट्स हैं? 9। आपको एक टास्क देता हूं कि ये जो 9 डॉट्स हैं इनको आप एक ही लाइन पेन को उठाए बिना सबको जोड़ना है, सबको मिलाना है। शर्त क्या है? पेन उठाओगे नहीं और 4 से ज्यादा लाइनें खींचोगे नहीं, तो मैक्सिमम 4 सीधी लाइनें होंगी। तो आप क्या करोगे? आप करोगे ओके करते हैं साहब, यहां से किया 1, फिर 2, फिर 3, अब चौथी में इसको मिलाओगे तो ये रह जाएगा, इसको मिलाओगे तो ये रह जाएगा। मान लो कोई बच्चा ऐसा करता है, धर्मेंद्र जी थे भी बताओ ये समाधान उसका बताना आप। कोई ऐसा करता है 1, 2, 3, फिर गड़बड़, इसको लेगा तो ये रह गया, इसको लेगा तो ये रह गया, रह गया ना। तो क्या समाधान है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्या समाधान है? समाधान एक ही है कि हमने ये सोचा ही नहीं कि इन 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 बिंदुओं से दूर भी जा सकते हैं क्या। इनसे दूर जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। जैसे पहली रेखा ये, दूर गए। दूसरी रेखा ये, इन दो को लेंगे, 2, ठीक है, सीधी रेखा है। पहली रेखा 3 बिंदु की, लेकिन आगे भी निकल गए। यहां ये था मेंटल सेट था, फंक्शनल फिक्सनेस थी कि साहब इससे बाहर तो जाना ही नहीं है। पर ये कहां बोला था कि बाहर नहीं जाना? ये बोला कि 4 लाइनों में करना है, तो एक लाइन होगी। दूसरी लाइन यहां से आपने इस बिंदु को लिया, इस बिंदु को लिया, 2 को लिया। तीसरी लाइन में इन दोनों बिंदुओं को लिया, 3, और चौथी लाइन में लिया। समाधान हुआ। ये है समस्या समाधान का एक एग्जाम्पल जो बताता है कि आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये था समस्या समाधान। अब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, जिसमें से बहुत कम संभावना है परीक्षा में कुछ पूछेंगे, फिर भी अगर कोई बात पूछ ले तो ध्यान देना। अगला हेडिंग अपना, और वो है सीखने के प्रतिफल। बस केवल 2-3 बातें। सीखने के प्रतिफल, जिसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। सीखने के प्रतिफल इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलोज। तो इसकी खास बात क्या है? बस केवल 2-3 बातें हैं, उन्हीं में से आएगा कुछ आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनपीई 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के टाइम वाली एनपीई 1986 में एनपीई 1986 में एमएलएल एक टर्म दी थी, मिनिमम लर्निंग लेवल। तो एनपीई 1986 में न्यूनतम अधिगम स्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर, ब्रैकेट बोलेंगे मिनिमम लर्निंग लेवल, एमएलएल पर बल दिया गया। पर बल दिया गया मतलब एमएलएल, यानी कम से कम आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या कर लिया उसने, सीनियर ग्रेजुएशन कुछ नहीं आता उसको, तो कम से कम ऐसा तो हो कि उसने एक लेवल का तो सीख लिया। जैसे अभी एफएलएन की बात हो रही है, एनईपी 2020 में बात हो रही है एफएलएन की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, और एनपीई 1986 में बात हुई थी एमएलएल की। एमएलएल की फुल फॉर्म में परीक्षा में आ चुकी है, मिनिमम लर्निंग लेवल, यानी एक लेवल तो हो जिसमें बच्चे को कम से कम हम जो एक्सपेक्ट करें वो तो आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई। फिर दूसरी बात, एनसीईआरटी ने 2017 में, एनसीईआरटी ने 2017 में लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स, हाँ उठाओ मेरे को, लर्निंग आउटकम्स
हेलो, चेक एक बार चेक। ओके, हाँ, तो पहली बात थी एमएलएल, याद रखना 1986 में। दूसरी बात 2017 में लर्निंग आउटकम्स पुस्तक का प्रकाशन किया। पुस्तक का प्रकाशन किया। पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? एनसीईआरटी ने। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है लर्निंग आउटकम्स, यही नाम है, सिंपल बात। तीसरी बात बच्चों, राजस्थान में एनसीईआरटी का कौन सा इदारा है? हम सब जानते हैं, बोलिए कौन सा है? और वो है उदयपुर वाली, पहले एसआईईआरटी थी, अभी हो गई राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RSCERT, उदयपुर के निर्देशानुसार, के निर्देशानुसार इससे अगला जो सेशन आया ना, सत्र 2017-18, 2017-18 से 2017-18 से सीखने के प्रतिफल को, सीखने के प्रतिफल, दरअसल ये बहुवचन है, प्रतिफलों है, तो सीखने के प्रतिफल को या प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किया गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किया गया। प्रक्रिया में शामिल किया गया। बात समझ आई बच्चों? यानी एलोज क्या है? एलोज 1986 की शिक्षा नीति में मिनिमम लर्निंग लेवल हासिल करने की का एक विजन था। फिर एनसीईआरटी ने किताब ही निकाल दी, लर्निंग आउटकम्स। कौन सी बुक निकाली थी? लर्निंग आउटकम्स, बुक का नाम था लर्निंग आउटकम्स। और फिर एससीईआरटी ने 2017-18 से राजस्थान में इसको लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, आखिर लर्निंग आउटकम्स होते क्या हैं? तो देखो, मोटे तौर पे हम ये बोलेंगे कि हर बच्चे का इस उम्र तक ये लेवल होना चाहिए। हर क्लास की बच्चे का, पर्टिकुलर क्लास, चौथी क्लास में एक बच्चा है तो उसको ये तो आना ही चाहिए साहब, उसको गणित पढ़नी आनी चाहिए, उसको साधारण संक्रियाएं करनी आनी चाहिए, उसको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन आना चाहिए। जो एफएलएन में है सेम वही था, कक्षा के अनुसार निर्धारित है, उम्र के अनुसार निर्धारित है और बच्चे के अनुसार निर्धारित है। तो बहुत बड़ी बात, दो तीन विशेषताएं हैं, आप आराम से समझ लोगे। दूसरी बात, लर्निंग आउटकम्स प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। प्रोसेस यूं है कि बीच बीच में हम देखेंगे, और प्रोडक्ट ये है कि सब उद्देश्य ये है लर्निंग आउटकम, बच्चे में लर्निंग आउटकम्स आ जाने चाहिए। लर्निंग आउटकम का मतलब पढ़ना लिखना बोलना, जो भी इन्होंने तय किया है, हर एक सब्जेक्ट तय करता है, हर एक उम्र के हिसाब से तय होता है, हर एक क्लास के हिसाब से तय होता है। ठीक है, दोनों बातें। तीसरी बात, ये चेक पॉइंट्स भी हैं, माइलस्टोन्स भी हैं। आप अब तक चेक करते थे साहब, अब तक क्या करते थे पता है? अब तक ये करते थे 33% नंबर आ गया तो चेक पॉइंट हो गया, छठे में जाने लायक है। ठीक है, पास हो गया तो अगली क्लास में जाने लायक है। लर्निंग आउटकम्स ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये चेक करें कि वास्तव में इसको 100 तक गिनती आती है क्या। ठीक है ना, ये चेक पॉइंट्स हो गए। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल उसने कितना सीखा यही नहीं, बल्कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, इस उपलब्धि का भी ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण बात हुई। और फाइनली एनसीईआरटी ने इसके लिए जो ढांचा, मतलब कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से लेवल पे आने चाहिए, तो इसका एक आधार माना है ब्लूम की टेक्सोनोमी को। किसको माना है? ब्लूम की टेक्सोनोमी को। और ब्लूम की टेक्सोनोमी भी कौन सी? 1956 वाली नहीं, बल्कि रिवाइज्ड, जो क्रेथवाल और एंडरसन ने 2001 में करी थी, वर्ब फॉर्म। इसलिए LOS का आधार है एक्टिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, क्रिया सूचक शब्दावली। बस इतनी सी बात। तो कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग आउटकम्स की कुछ विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है लर्निंग आउटकम्स की विशेषताएं? तो पहली बात, अब एक तरीके से शैक्षिक उद्देश्य की हम बात करें तो सामान्य प्राप्य। तो पहली बात, ये का मतलब एलोज, ये का मतलब एलोज, प्राप्य स्पष्ट, स्पेसिफिक है, 100 तक गिनती आनी चाहिए साहब, पढ़ना आना चाहिए। प्राप्य स्पष्ट व विशिष्ट हैं, प्राप्य स्पष्ट व विशिष्ट हैं। दूसरी बात, इनका संबंध यानी एलोज का संबंध, आधार या संबंध क्या है? तो छात्र विशेष, पर्टिकुलर बच्चा ये चीजें सीख गया और बता पा रहा है। कक्षा विशेष, 5वीं कक्षा के बच्चे को ये आना चाहिए। तथा
आयु विशेष 10 साल के बच्चे को ये आना चाहिए। बात समझ आ रही है? से है, आयु विशेष से है। बोलिए कितना आसान है और कितना मतलब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। प्राप्य स्पष्ट और विशिष्ट है। इनका संबंध छात्र विशेष, कक्षा विशेष तथा आयु विशेष से है। ये प्रक्रिया व उत्पाद दोनों हैं। प्रक्रिया व उत्पाद, उत्पाद अपने आप में लर्निंग आउटकम्स एक गोल है हमारा, लेकिन लर्निंग आउटकम्स से पता लगेगा कि सब आगे और भी तो जाना है, तो प्रक्रिया भी है उत्पाद भी है। प्रक्रिया व उत्पाद दोनों हैं। एक स्पाइरल भी है, ये वर्तुलाकार, ये वर्तुलाकार या स्पाइरल प्रोसेस भी है। कैसे? ये स्पाइरल प्रोसेस भी है। कैसे स्पाइरल प्रोसेस? यानी पहले बच्चों को हम देखेंगे उसको कितना आता है, तो उसका मूल्यांकन किया, फिर कौन कौन से क्षेत्रों में वो कमजोर रह गया, कमजोर रहा तो उसको रीटीच किया, फिर री इवेलुएट किया, रीअसेस किया, तो इस तरह से चलता है। तो वर्तुलाकार प्रोसेस है, क्योंकि आकलन करेंगे, जांच करेंगे कितना आता है, साहब बताओ, सुनाओ, 100 तक पढ़े सुनाओ, मतलब 100 तक गिनती सुनाओ। फिर बच्चे ने गिनती 100 तक नहीं सुनाई, तो ये हमने असेसमेंट हुआ। तो फिर हमने कहा कि यहाँ कमजोर है, उसको चौका 1 41, चौका 2 42 ही नहीं आता, तो फिर हमने उसको रीटीच करवाया, फिर वापस सुना। तो ये यूं चलता रहता है, इसलिए स्पाइरल है, वर्तुलाकार है, पुनः शिक्षण होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह से ये सीखने की प्रक्रिया के चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट भी हैं। कौन? लर्निंग आउटकम्स। सीखने की प्रक्रिया के क्या है? चेक पॉइंट भी है। बात समझ में आ रही है? एक बात और, विशिष्ट है, प्राप्य है, छात्र विशेष, कक्षा विशेष, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। चेक पॉइंट्स भी हैं, और खास बात इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स, एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफलों या एलोज के निर्धारण का आधार, एलोज के निर्धारण का आधार, एलोज के निर्धारण का आधार ब्लूम की टेक्सोनोमी। अब ब्लूम की टेक्सोनोमी क्या है, हम पढ़ा चुके हैं आपको। ब्लूम की टेक्सोनोमी, खास बात रिवाइज्ड, संशोधित को माना है। ब्लूम की टेक्सोनोमी को माना है। बात समझ आ गई? तो ब्लूम की टेक्सोनोमी क्या है देख लेते हैं एक बार। रिवाइज्ड, तो ब्लूम की टेक्सोनोमी आपको पता है। वैसे ब्लूम की टेक्सोनोमी जो ओरिजिनल थी, टेक्सोनोमी ऑफ ब्लूम, वो 1956 में ब्लूम ने दी थी। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो वो टेक्सोनोमी ऑफ ब्लूम के नाम से मशहूर है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण टेक्सोनोमी ऑफ ब्लूम के नाम से मशहूर है, और इसमें ब्लूम ने 6 प्रकार के वर्गीकरण में उद्देश्य बताए थे। पहला बताया था ज्ञान, पहला क्या बताया था? ज्ञान, नॉलेज। दूसरा बताया था अवबोध, समझ, कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा बताया था प्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा बताया था विश्लेषण, एनालिसिस। पांचवा बताया था संश्लेषण, सिंथेसिस। विश्लेषण में अलग अलग करेंगे, संश्लेषण में मिला के नया समग्र बनाएंगे, इसलिए क्रिएटिविटी संश्लेषण में आती है। और 6 नंबर पे बताया था मूल्यांकन, बताया था ब्लूम ने। लेकिन साहब क्या हुआ, ब्लूम ने किया था 1956 में, ब्लूम उद्देश्य के वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। लेकिन फिर रिवाइज्ड टेक्सोनोमी ऑफ ब्लूम, रिवाइज्ड, और ये रिवाइज्ड हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। और ये करने वाले कौन थे? ये करने वाले थे एंडरसन और डेविड क्रेथवाल। तो क्रेथवाल वही थे जिन्होंने भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को वर्गीकरण किया था। तो जिन बच्चों ने अभी मेंस में आ जाना हमारे विद्यासागर पे सारे कोर्सेज लेने, बेवकूफी मत करना आप, ये सब चीजें कमाल की, मेथड्स वेथड सब करा देंगे आपको। तो रिवाइज्ड टेक्सोनोमी जो है वो एंडरसन और क्रेथवाल ने दी थी 2001 में। और ये क्या है? तो इसमें देखो एक ही फर्क है, ये पहली तो एक्शन वर्ब है। देखो यहाँ पे एक बात वो भी लिखनी है, क्रिया सूचक। यहाँ पे एक बात और भी लिखनी है आपको, क्या लिखनी है?
कि एलोज किस रूप में है, तो एलोज 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 क्रिया सूचक, यानी कुछ हो क्लियर तभी होगा ना, क्रिया सूचक शब्दावली, एक्शन वर्ब्स के रूप में है, वर्ब्स के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, के रूप में हैं। और खास बात, ये जो रिवाइज्ड टेक्सोनोमी है, इसमें दो अंतर है ब्लूम की ओरिजिनल टेक्सोनोमी से। एक मैं आपको बता चुका हूं, एक तो यहां इन्होंने अपने नाउन के रूप में शब्द काम में ले रखे हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, और यहां वर्ब वर्ब फॉर्म आएगी। क्या आएगी? दो अंतर है। दो अंतर क्या है? दो अंतर, एक तो वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म, और दूसरा दूसरा अंतर है अंतिम स्टेप को पांचवें नंबर पे ले आए, पांचवें को उस पे ले आए, तो अंतिम स्टेप क्रिएटिंग अंतिम स्टेप है, क्रिएटिंग अंतिम पद है। कैसे? देखो, ये रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड है, ठीक है ना? तो रिवाइज्ड है, ऊपर से नीचे जाती है, ये ध्यान रखना। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, एक नंबर पे इन्होंने बोला ज्ञान, इन्होंने बोला एक नंबर पे याद करना, याद करना, रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग पहला पद। दूसरा समझना, अवबोध समझना, बात एक ही होती है, कोई विशेष अंतर ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या था? प्रयोग, यहां है वही प्रयोग करना, प्रयोग करना, वर्ब फॉर्म में आ गया ना, नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में आ गया प्रयोग करना, तो इसको बोलेंगे अप्लाइंग, अप्लाइंग, ठीक है। चौथा, अच्छा, वर्ब भी जीरंड और आईएनजी का जो लोग जानते हैं, तो कभी बुक में आपको केवल अप्लाइंग की जगह अप्लाई दिखे तो उसको गलत मत मान लेना, रिमेंबरिंग की जगह रिमेंबर हो तो भी गलत नहीं है। ओके, प्रयोग करना। अब चौथा देखो, विश्लेषण था, तो इन्होंने बोला विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, हिंदी में करना आएगा, ये ध्यान रखना, विश्लेषण करना। इंग्लिश में एनालाइज आए तो भी सही है, एनालाइजिंग आए तो भी सही है, ठीक है ना, एनालाइजिंग। ये बात समझ रहे होंगे कुछ बच्चे जो इंग्लिश में बेहतर हैं। अब पांचवें नंबर पे, यहां जो पांचवें नंबर पे है वो यहां 6 नंबर पे आ गया, और यहां जो 6 नंबर पे है वो यहां पे पांचवें नंबर आ गया। 6 नंबर पे यहां पे मूल्यांकन, ठीक है, तो यहां 6 नंबर वाला जो विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, 6 नंबर वाला 5 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना, और 5 नंबर पे मूल्यांकन करना, या केवल मूल्यांकन लिखें तो भी चलेगा। और इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग। और 6 नंबर यहां संश्लेषण था और यहां सृजन करना, सृजन करना, इंग्लिश में क्रिएटिंग, क्रिएटिंग। तो ये रिवाइज टेक्सोनोमी है जो एंडरसन ने क्रेथवाल ने दी थी। स्टेप इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य का वर्णन किया था ब्लूम ने, ब्लूम की टेक्सोनोमी के नाम से मशहूर था। तो बच्चों, ये लास्ट क्लास होगी। एक छोटी सी बात, छोटी सी बात 20 मिनट की कल्पना और तर्क के बारे में है, तो वो जीपी सर करवाएंगे। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे को भागना है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अपने रीट पात्रता से पहले ये मेरी लास्ट क्लास है, और मन लगा के परीक्षा देना। यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, चैनल पे आप आ ही रहे हो। और रीट पात्रता के बाद देर नहीं करनी है, तुरंत कमाल की चीजें करेंगे हम मेंस में, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जंग जीत के लौटोगे, ये हमारा दावा है, गारंटी है। लेकिन आखिरी के 4-5 दिन जो है ना, उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए सोना नहीं है, बहुत कम सोना है। मेहनत करिए, सारी चीजें पढ़िए, और निश्चित रूप से पात्रता तो क्लियर हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं अपन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।